नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में। आज हम कवर करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीज। इसको माना जाता है कि हमारे भारत को अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है तो उसका ये एक ब्लूप्रिंट है। तो डीपीएसपीज हमारे भारत के संविधान के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पार्ट 4 में बताए गए हैं। ये सीधा सवाल बन सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में डीपीएसपीज का जिक्र है, तो पार्ट 4। इसके अलावा कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 36 से लेके तो 51 बात करता है डीपीएसपीज के बारे में। अब एग्जैक्टली कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, इसको हम एक एक करके आगे विस्तार से देखेंगे। लेकिन इनका एम क्या है? इनका एम है कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाएं और यहाँ पे हर एक भारतीय के लिए सोशल और जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसे इंश्योर करें। तो अभी हम इसके ओरिजिन और इसकी इंस्पिरेशन की बात करते हैं। देखिए, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो स्पेनिश और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये सीधा सवाल बन सकता है। हालांकि हमारे भारत के संविधान में कौन से कंट्री से, कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हमारा ये जो डीपीएसपीज हैं, इनको हमने स्पेनिश और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये हमारे भारत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एड्रेस करते हैं, जैसे कि प्रिवेसिव पॉवर्टी, हंगर और डीप सीटेड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। तो यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात हुई थी, उसी के साथ रिजेंबल करते हैं हमारे डीपीएसपीज। ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपीज जो हैं वो हमें मदद करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए, मीट करने के लिए, हमारे भारत के हर सिटीजन के लिए, उसके लिए हमारे जो डीपीएसपीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं डीपीएसपीज की फंडामेंटल नेचर की। तो देखिए, सबसे पहले नॉन जस्टिशिएबल हैं। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब ये है कि इसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। यानी कि जो चीज़ें डीपीएसपीज में हैं, जिनको हम आगे आर्टिकल वाइज देखने वाले हैं, ये अगर गवर्नमेंट चाहे अप्लाई करने के लिए तो कर सकती है, चाहे नहीं करना है तो नहीं कर सकती है। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि भैया ये चीज़ हमारी डीपीएसपी में लिखी है और इसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो अप्लाई नहीं कर रही है। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ कि डीपीएसपीज में ऐसा क्यों कहा गया। सबसे पहले हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे भारत में बहुत से चैलेंजेस थे। तो अब यहाँ पे ये था कि हमें जो पावर है उसको बैलेंस करना ज़रूरी था, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो सिटीज़न है उसको दबाना ना शुरू कर दे। तो एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा ये था कि हमारे देश को हम चाहते थे कि एक वेलफेयर कंट्री, वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आई, एक आए फंडामेंटल राइट्स और एक आए डीपीएसपीज। हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्हें जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट तो होनी ही चाहिए, एक भारत का जो नागरिक है उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें लगी वो हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दी। इनको हम एक एक करके, बस इसके बाद हम इन्हीं को कवर करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक करके फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी देखेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो फंडामेंटल राइट्स में डाल दी, लेकिन कुछ लेस इम्पॉर्टेंट थी। ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो कुछ फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में लेस इम्पॉर्टेंट थी। और उस समय हमारा भारत उस परिस्थिति में नहीं था कि हम उन चीज़ों को अप्लाई करें भारत में। तो इसलिए हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को हम डीपीएसपीज में डाल देते हैं। ये इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन हमारी भारत की सरकार को जब भी ऐसा लगेगा कि अब ये परिस्थिति आ गई है, अब हम उस स्टेट में, उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि हम डीपीएसपीज को भी लागू कर सकते हैं, जैसे ही वो परिस्थिति आ जाएगी वैसे हम इनको एक एक करके लागू करना शुरू कर देंगे। ये कारण है कि हमने ये कहा कि जो डीपीएसपीज हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं। यानी तुम जल्दबाजी में जो हमारा डीपीएसपीज में जितने भी आर्टिकल्स में जो चीज़ें लिखी हैं
उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो और ना ही सरकार को कोई फोर्स कर सकता है। सरकार को जब खुद लगेगा कि भाई अब ये परिस्थिति है, अब इन चीज़ों को हमें अप्लाई कर देना चाहिए, तो वो चीज़ें फिर अप्लाई हो जाएंगी, उन चीज़ों के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो प्रेरोगेटिव है, इनके ऊपर काम करना है नहीं करना है, ये पूरा प्रेरोगेटिव किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, ना कि कोर्ट के पास है। तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते ये बोल के कि ये डीपीएसपी में चीज़ लिखी हुई है और ये इन्फोर्स नहीं की जा रही है। तो ये सबसे पहली फंडामेंटल नेचर आ जाती है डीपीएसपीज की, दैट इज नॉन जस्टिशिएबल। दूसरा आता है फंडामेंटल इन गवर्नेंस। अब हालांकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन आर्टिकल 37 ये भी डिक्लेयर करता है कि हमारे भारत की जो गवर्नेंस है उसके ये फंडामेंटल हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये उसके फंडामेंटल हैं। बात वही है कि जैसे ही सरकार को ऐसा लगे कि इन चीज़ों को इन्फोर्स करना चाहिए तो सरकार इन्हें इन्फोर्स करेगी। फिर आता है स्टेट्स की ड्यूटी। तो यहाँ लिखा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज टू गाइड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। कि आपने जब भी लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो उसमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं आप इन प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करें। ये ड्यूटी है स्टेट की। स्टेट का यहाँ मतलब गवर्नमेंट से है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी उनको गाइड करेंगे ये प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि आर्टिकल 36 में जो टर्म है स्टेट, इसका वही मतलब है जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में बताया गया है भारत के संविधान में। अब ये हम फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा जैसे मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बताया कि ये गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है। इनकी 3 क्लासेस होती हैं। हालांकि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें डीपीएसपीज को स्पेसिफिकली क्लासीफाई नहीं किया गया है, लेकिन एक ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब हमसे मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ इनको डिवाइड, बेसिकली मतलब आप इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की किताब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी 3 क्लासेस यहाँ पे बताई गई हैं, 3 कैटेगरीज में डीपीएसपीज को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इनका एम है कि हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर करें, जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं है कि कुछ रिसोर्सेज कईयों को मिले ही नहीं और कईयों को बहुत ज़्यादा मिल जाएं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और जो वर्कर्स के राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम होना चाहिए। तो हम लेबर राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेबर कोड के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे क्या आते हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आते हैं। फिर आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, और किसी प्रकार की जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनकी प्रोहिबिशन के ऊपर, प्लस कॉज की प्रोटेक्शन के ऊपर। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। ये महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स हैं वहाँ से आए हैं। तीसरा आता है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये एम्फेसाइज करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की और इंटरनेशनल पीस की। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है। ये कुछ टॉपिक्स पहले काफ़ी ज़्यादा खबरों में थे, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं। इनको मैंने ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी अच्छे से कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा इन दोनों वीडियोज़ को, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों हमारे 3 कैटेगरीज आती हैं, 3 क्लासिफिकेशंस आती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की। सबसे पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट। अब ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि सीधा सवाल बन सकता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब हम बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो बताओ कि ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी क्लास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। वैसे ही आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे आ सकता है रूरल डेवलपमेंट। ये आपने ध्यान रखना है कि रूरल डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स और प्रोटेक्शन ऑफ काउस, ये कौन से प्रिंसिपल्स में आता है? गांधीयन प्रिंसिपल्स में। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल पीस है, ये किस में आता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। अब हम एक एक करके विस्तार से आर्टिकल्स के साथ इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जो कि डीपीएसपीज में आते हैं।
सबसे पहले इसके लिए बात करता है आर्टिकल 38। क्या बोलता है? ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट किया जाना चाहिए। इनकम स्टेटस और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें जितनी कम हो सके उतनी इनइक्वालिटीज़ होनी चाहिए, जितना मिनिमाइज किया जा सकता है उतना किया जाना चाहिए। ये जो हमारे पास ये बातें लिखी गई हैं यहाँ, इनको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ऐड किया गया था। तो ये सीधे सीधे आपसे सवाल बन सकता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर आर्टिकल 39 आता है। ये बात करता है कि लिवलीहुड हर एक को मिलना चाहिए, जो रिसोर्सेज है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्रिवेंट होनी चाहिए, यानी कोई ज़्यादा पैसे की कंसंट्रेशन ना कर ले। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये नहीं है भाई आप मेहनत करके पैसा कमाना ही छोड़ दो। वैसे तो इतनी मेहनत करके कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई है ना बिजनेसमैन एंड ऑल, वो पैसा बना नहीं, वो नहीं। यहाँ पे ये है भाई ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई करप्शन करके ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर ले। तो भाई ये पॉलिटिशियंस पर अप्लाई तो हो नहीं रहा, क्योंकि पॉलिटिशियन में इतना करप्शन करते हैं और उनके पास अंधाधुंध पैसा है, चाहे वो आपके सामने जितना मर्जी शरीफ बने, जो मर्जी बने, लेकिन पॉलिटिशियन के पास तो अंधाधुंध पैसा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना हमारा डीपीएसपी है। हालांकि मैंने तुम्हें क्या बताया, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट के पास जाके तुम इनको नहीं इन्फोर्स करा सकते हो। तो ये तुमने किस में डाला है? ये तुमने डाला है डीपीएस में। हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर काम नहीं होता, करप्शन के खिलाफ काफ़ी कानून हमारे देश में बने हैं, हालांकि वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं वो आप सब जानते ही हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये डीपीएसपी आर्टिकल 39 में आता है। तो सीधा ऐसे सवाल बन भी सकता है कि जैसे हम बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बताओ कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 में है। तो ये एक एक लाइनें जो यहाँ पे है ना, ये एक एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की। अगर मान लो एक काम है और मैं भी वो कर रहा हूँ, तुम भी वो कर रहे हो, बराबर का काम कर रहे हो, तो हमें बराबर की पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा मिल गई तुम्हें कम मिली, या तुम्हें ज़्यादा मिली मुझे कम मिली। अगर हम बराबर का काम कर रहे हैं तो हमें बराबर का ही जो पे है वो मिलनी चाहिए। अगर मैं भी क्लर्क हूँ तुम भी क्लर्क हो, तो जितनी मुझे मिल रही है उतनी तुम्हें मिलनी चाहिए। अगर मैं भी पीएन हूँ तुम भी पीएन हो, जितनी तुम्हें मिल रही है उतनी मुझे मिलनी चाहिए। यही बात हम फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं कि हम जब बात करते हैं इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, कि अगर मान लो कोई या कहीं का पीएन है और कोई प्रिंसिपल है, तो पीएन ये नहीं बोल सकता कि मुझे उतनी पे दो जितनी प्रिंसिपल को मिल रही है। इक्वालिटी अमंग इक्वल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39 में कहा गया है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 39F है, और इसको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत डाला गया था कि बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये भी हमारा डीपीएसपी है। तो सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 39 क्लोज एफ में आता है। और इसको डीपीएसपी में कौन से अमेंडमेंट के तहत डाला गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में से डाला गया। तीसरा आता है आर्टिकल 39 क्लोज ए। क्या बात करता है? ये इम्फेसाइज करता है इक्वल जस्टिस, की जस्टिस बराबरी की सबको होनी चाहिए, प्लस जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्हें फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। कि अगर मान लो कहीं पे कोई केस फंस जाता है और वहाँ पे आपके जो गरीब आदमी हैं उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो लॉयर का खर्चा उठा सके, तो उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक और बाकी कोई भी डिसेबिलिटी है। कि अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है, बेचारा गरीब है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई लीगल एड नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ भी हमारे भारत में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ऐड करी गई थी, आर्टिकल 39 क्लॉज ए। इक्वल जस्टिस प्लस फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब इसके अलावा बाकी कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आते हैं आर्टिकल 41 से 43 में। अब आर्टिकल 41-43 बात करता है कि राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, इसके साथ साथ अगर कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको असिस्टेंस देना, मदद देना, और वर्किंग कंडीशंस जो हैं उसे बनाए रखना, लिविंग वेज उसको मिलनी चाहिए, प्लस मैनेजमेंट में भी वर्कर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए।
ये जो वर्कर पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, ये बात करता है आर्टिकल 43A, और इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में डाला गया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसको अमेंडमेंट के तहत डाला गया है, बाकी चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है आर्टिकल 46। अब जो ये बीच में बच गए ना 44, 45, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं हैं। जो 44 है ये तो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसको हम आगे देखेंगे, हम सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि सर आपने 2 आर्टिकल छोड़ दिए, 44, 45 नहीं छोड़े नहीं हैं, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं हैं। जैसे यूसीसी है तो ये किस में आता है, लिबरल और इंटेलेक्चुअल में, तो वो जब हम लिबरल और इंटेलेक्चुअल देखेंगे वहाँ पे देखेंगे। अब आता है आर्टिकल 46। ये क्या बोलता है, ये बोलता है एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वीकर सेक्शन के, उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के। जो SC ST हैं उनके एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 46। फिर आता है आर्टिकल 47। ये बात करता है कि न्यूट्रिशन लेवल्स को रेज किया जाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज किया जाना चाहिए और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 47। तो यहाँ पे जब भी न्यूट्रिशन की बात होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पब्लिक हेल्थ है, तो 47 आर्टिकल 47 जो है वो बात कर रहा है अंडर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ DPSPs। तो ये हो गए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 40 की। यहाँ पे बात होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एज इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हमारे भारत के संविधान में जो विलेज पंचायत की बात है वो आती है आर्टिकल 40 में, और इसमें कहा गया है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करें, एक इंस्टीट्यूशन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आता है आर्टिकल 43 जो बात करता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, खासकर रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो रूरल इंडिया है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उसे प्रमोट किया जाना चाहिए। तीसरा आपके पास आर्टिकल 43 क्लोज बी आता है जहाँ पे बात होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन की। अब ये पहले हमारे भारत के संविधान में DPSPs में नहीं था, इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया है 2011 में। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, और ये कौन से ईयर में आए और इन अमेंडमेंट्स में कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल देखो ये 43 था, तो 43 में ही एक और क्लोज जोड़ा गया 43B, जहाँ पे बात हुई कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनकी प्रमोशन के ऊपर काम किया जाएगा, जो 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के तहत ऐड की गई। फिर आता है आर्टिकल 46। ये बात करता है जो SC ST और जो बाकी वीकर सेक्शन बच गई उनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के ऊपर, कि वहाँ पे उनकी एजुकेशन उनको मिलना इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 46। फिर आता है आर्टिकल 47 और 48। ये बात करता है कि भाई यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स हैं, शराब है, नशे हैं, इन सारों को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। और 48 बात करता है कि काउ स्लॉटर को भी प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। क्या हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको ठेकों में शराब मिल जाएगी, आपको सिगरेट वगैरह मिल जाएंगे और बाकी इलीगली जो बाकी नशे हैं वो सब भी मिल जाएंगे, ये तो आपको लीगली मिल रहे हैं। इसके साथ साथ काउ स्लॉटर हमारे भारत में प्रोहिबिट नहीं हो रहा है। भारत बहुत बड़ा बीफ, जो काऊ का मीट होता है, उसका एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में हम बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं, तो काऊ स्लॉटर के ऊपर भी प्रोहिबिशन इतना नहीं लग पा रहा है जितना लगना चाहिए। यहाँ पे तो बात हुई है कि ख़त्म ही कर देना चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट्स या कुछ स्टेट्स में इनके ऊपर पाबंदी है, लेकिन स्टिल हम बहुत बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में। तो अब ये हो गए सोशल प्रिंसिपल्स और दूसरे हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल्स। तीसरे हमारे पास आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी की बात है, तो आर्टिकल 39 जो है वो एम्फेसाइज करता है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहिए और जेंडर इक्वालिटी की प्रमोशन के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए, यानी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है आर्टिकल 44 कि हमारे भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ये खबरों में रहता है, तो इसको मैंने अच्छे से विस्तार से अलग वीडियो में कवर किया है। इसकी पूरी हिस्ट्री ब्रिटिश टाइम से लेके तो अभी तक का जो भी इतिहास है उस सारे को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी की जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है उसका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो यूसीसी जो है उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आता है एजुकेशन। अब यहाँ पे आर्टिकल 45 जो है वो बात करती है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की, ये प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो यहाँ पे कौन सा डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, तो आर्टिकल 45। हालांकि इसको हम फंडामेंटल राइट्स में भी देखने वाले हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट, आर्टिकल 48 क्लोज ए। अब यहाँ पे अगेन क्लोज की बात आ गई, तो मतलब कि इसको पहले ऐड नहीं किया गया था, इसको एक अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। कौन से अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो यहाँ पे 48 ए जो आर्टिकल है वो बोलता है कि हमें वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा और जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आते हैं वो आते हैं 48 जो बात करता है एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन की, और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस में ऑर्गेनाइज करने की, कि उसको हम थोड़ा मॉडर्न तरीके से, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करें। फिर आता है आर्टिकल 49 जो बात करता है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और जो प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, हमारे भारत के लिए जो इम्पोर्टेंट, देश के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनकी भी प्रोटेक्शन के ऊपर काम होना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 50 जो बात करता है कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाना चाहिए पब्लिक सर्विसेज के लिए। अगर आपने मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको एनजेएसी के बारे में सब कुछ बताया था। तो मैंने बताया था कि एनजेएसी लाने की बात हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेशन की बात होती है पब्लिक सर्विसेज के लिए। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है आर्टिकल 50। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सीधा सवाल बन सकता है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि बताओ कौन से डीपीएसपी का जो आर्टिकल है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, आर्टिकल 50। और ये कौन सी कैटेगरी के जो डीपीएसपी है उनमें आता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। फिर आता है आर्टिकल 51, ये बात करता है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी की प्रमोशन की। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। पूरी दुनिया में शांति के लिए हमें काम करना चाहिए। ये हमारा डीपीएसपी है, आर्टिकल 51। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स की जो पार्ट 4 के बाहर हैं, जो डायरेक्टिव्स ही हैं लेकिन वो पार्ट 4 के अंदर नहीं आते हैं, जिसको हम डीपीएसपीज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज टू सर्विसेज। अब देखिए पार्ट 16 का आर्टिकल 335 बोलता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए सर्विसेज में। ये जो दावा है, जो क्लेम है, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, ये आर्टिकल 335 बोलता है। मगर यहाँ पे ये बात है कि वाइल इंश्योरिंग एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो रही है तो जो एससी एसटीज है उनको भी सर्विसेज में अपॉइंट किया जाना चाहिए। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 335। ये भी एक तरीके का क्या है? डायरेक्टिव है। इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 350 क्लोज ए। वैसे भी आज के समय, इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में या केरल जैसे स्टेट्स में, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में बीच बीच में लैंग्वेज के मुद्दे उठ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल भी आपने ध्यान रखना है कि पार्ट 17 में आर्टिकल 350 क्लोज ए आता है जो ये बात करता है कि जो स्टेट है वो एडिक्वेट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चे हैं उन्हें भी उनकी जो मातृभाषा, मदर टंग है, उसमें इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, खासकर प्राइमरी स्टेज में। तो प्राइमरी स्टेज तक उनको उनकी मातृभाषा में जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो मिलनी चाहिए। ये बात करता है आर्टिकल 350 क्लोज ए। कहाँ पे? पार्ट 17 में। फिर हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो पार्ट 17 में आर्टिकल 351 आता है। यहाँ पे बताया गया है कि ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रमोट किया जाए यूसेज को
यानी हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, इसको प्रमोट किया जाए, प्लस इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, कैसे जो डाइवर्स कल्चरल एलिमेंट्स हैं भारत के उनके एक्सप्रेशन करके, यानी उसको हिंदी में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। ऑफिशियली हमारे भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मगर आर्टिकल 351 है जो बात करता है कि हिंदी लैंग्वेज की यूसेज और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 351 आता है, इसको आपने ध्यान में रखना है, सवाल बन सकता है। अब हम बात करते हैं डीपीएसपीस की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। देखिए सक्सेसिव यानी बाद में आज़ादी के बाद, मतलब जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कई ऐसे लॉज बनाए, कई ऐसे प्रोग्राम्स बनाए ताकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। 5 ईयर प्लान्स की बात होती है। यहाँ पे देखो अभी मैंने इनको कवर नहीं कराया है लेकिन बहुत ही जल्द कवर कराने वाला हूँ। एक वीडियो में इनको कवर कराऊंगा, दूसरे में इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करा दिए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। दोनों वीडियोज़ बहुत ही जल्द आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारे पास 5 ईयर प्लान आते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आती है, फिर आता है लेबर वेलफेयर। यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट आया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट आया, यानी जो बंधुआ मजदूरी थी उसको ख़त्म करने का एक्ट आया, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है। तो ये सारे किसके अंदर आए, किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आए, डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं। फिर आते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। दोनों के ईयर क्या क्या थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगा। और आप में से जो भी इसका राइट आंसर देगा कि कब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, कौन से ईयर में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन से ईयर में आया था, जो इसका राइट आंसर देगा सबसे पहले उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। और बाकी जो राइट आंसर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिना गूगल करके आंसर को दीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन से ईयर में आया। फिर आता है सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस के लिए हमारी सरकारों ने क्या किया है, तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NLSA एक्ट आया। तो ये सारे क्यों आए, सोशल जस्टिस के लिए। तो ये इस प्रकार से डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका कोई कन्फ्लिक्ट है फंडामेंटल राइट्स के साथ। देखो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केस आते हैं। सबसे पहले आता है चंपाकम दोराई राजन केस, ये 1951 में आया। देखो 50 में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था और 51 में ही यहाँ पर एक केस आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूल किया है कि फंडामेंटल राइट्स वुड टेक प्रेसिडेंस ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी एक बार एक जगह फंडामेंटल राइट है, दूसरी जगह डीपीएसपीज हैं, तो सबसे पहले किसे माना जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को माना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स वुड टेक प्रेसिडेंस ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमेशा पहले फंडामेंटल राइट्स की बात मानी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स नंबर 1 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नंबर 2 हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में। यहाँ पार्लियामेंट ने भी ये एक्नॉलेज किया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत अमेंड किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये बात हुई है क्योंकि बाद में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर और ज़्यादा होने लगेंगी। तो इसकी बाद यहाँ पे 1st, 4th और 17th अमेंडमेंट एक्ट आए जिन्होंने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करा। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967 में। यहाँ कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट कभी भी किसी भी फंडामेंटल राइट को डिमिनिश नहीं कर सकती और करटेल नहीं कर सकती किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने हैं करो, लेकिन उसकी वजह से कोई भी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार ना डिमिनिश हो सकता है ना करटेल हो सकता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुमने बोला कि अच्छा चलो फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव कर दिया जाए, ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1967 में। यहाँ पे कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसेंट हैं इन नेचर, सैक्रोसेंट माना गया है फंडामेंटल राइट्स को। सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो सैक्रोसेंट हैं, वो पवित्र हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो सवाल बन सकता है कि बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस की जजमेंट में फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसेंट माना।
तो कौन से में माना? गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को कहा कि ये सैक्रोसेंट हैं, ये पवित्र हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और डीपीएसपीस की। सबसे पहले आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे एम्पावर किया गया पार्लियामेंट को कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट, ध्यान से सुनो, यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को या तो कर्टेल कर सकते हैं या तो रिमूव कर सकते हैं। कर्टेल मतलब कुछ समय के लिए आपसे ये अधिकार छीन लिया गया, या फिर रिमूव के हटा ही दिया गया। ये कहा गया 24th अमेंडमेंट एक्ट में कि ये हम एम्पावर करते हैं, ये शक्ति प्रदान करते हैं पार्लियामेंट को कि आप किसी भी मौलिक अधिकार को या तो कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। दूसरा आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें इंसर्ट किया गया आर्टिकल 31C। इसने कहा कि भाई कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया जाता है तो उसे आर्टिकल 14, 19 और 31 के ग्राउंड पे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो। इसमें यह कहा गया कि डीपीएसपीज, ये जो आर्टिकल 39 क्लोज बी सी, ये क्या है? डीपीएसपीज धन और संसाधनों का समान वितरण प्लस आर्थिक असमानता खत्म करना, ये आर्टिकल 39B(C) आया। अब यहाँ पे ये कहा गया कि इनको लागू करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, इनके खिलाफ भी अगर आता है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। समझ रहे हो कि अगर इनको लागू करने के लिए 39B(C), क्योंकि ये बात कर रहे हैं धन और संसाधनों का समान वितरण और आर्थिक असमानता खत्म करना, इनको अगर लागू करने के लिए कोई कानून लाया जाता है तो उसको आर्टिकल 14, 19, 31 इसके तहत, इसके ग्राउंड पे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर ये राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज कर रहा है तो करने दीजिए, समानता के अधिकार को इन्फ्रिंज कर रहा है करने दीजिए, स्वतंत्रता के अधिकार को इन्फ्रिंज कर रहा है करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इन ग्राउंड्स के ऊपर वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये ऐसा लाया क्यों गया? देखिए, सरकार गरीबी हटाओ और समाजवाद, सोशलिज्म की तरफ बढ़ना चाहती थी। अब अमीर जमींदारों और जो उद्योगपति थे उनके चैलेंज को रोकना था, तो इंदिरा गांधी सरकार ने यह संशोधन पास किया था। इस पर काफ़ी बहस हुई कि फंडामेंटल राइट्स को कमज़ोर किया जा रहा है, और केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर आया केशव नंदा भारती केस, जहाँ पे बात हुई बेसिक स्ट्रक्चर की। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पहले भी कहा, वो इस केस के तहत आया था, केशव नंदा भारती केस। कोर्ट ने कहा कि हाँ, आर्टिकल 31C सही है, लेकिन पार्लियामेंट संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम अच्छे से अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखो कि केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर आया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव नहीं हो सकता है, ये बेसिक है। तो कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो उस हिसाब से जो 25th अमेंडमेंट एक्ट थी इसको नहीं माना गया। तीसरा आता है केशव नंदा भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकंड प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो पहला प्रोविजन था उसको वैलिड माना। फिर आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब देखो 1976 की बात हो रही है, 75 में भारत में लगी इमरजेंसी, उस समय सरकार ने संविधान में बड़े बदलाव किए। इसी वजह से 42nd जो संशोधन था, अमेंडमेंट थी, उसे लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी छोटा संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स बदल दिए। ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो इसके तहत क्या हुआ, जो हमारा प्रियम्बल था उसमें सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों को जोड़ा गया। दूसरा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 31C का स्कोप था उसको एक्सटेंड किया गया, और कहा गया कि यहाँ पे कोई भी लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर लाया जाता है तो उसको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डीपीएसपीज के लिए प्राइमेसी दी जाएगी, यानी उसको पहले तवज्जो दी जाएगी। यहाँ पे डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की गई है। और हमने जब पहले डीपीएसपीज को आर्टिकल वाइज देखा, तब मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो डीपीएसपीज हैं उनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। अब देखो, इसके तहत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने की कोशिश भी करी गई। पर्यावरण और वन की सुरक्षा आर्टिकल 48A, इसे जोड़ा गया।
श्रमिकों के अधिकार, बच्चों की देखभाल, न्यायपूर्ण समाज बनाने के नियम, इन सबको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। इसके तहत 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई। आर्टिकल 51 क्लोज ए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर कर दिया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हो रहा है, आर्टिकल 31C का जो स्कोप है उसे एक्सटेंड किया जा रहा है और यहाँ पे DPSPs को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा तवज्जो देने की बात हो रही है। अब आता है करंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ राइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ DPSPs हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट केस आते हैं जहाँ पे हमने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs को बैलेंस करने का काम हो रहा है। सबसे पहले आता है मिनेर्वा मिल्स केस 1980। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट की जो एक्सटेंशन है, जो हमने 31C के बढ़ता स्कोप देखा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे केशव नंदा भारती केस पहले आ चुका था और आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले आ चुका था। तो उसके बेसिस पे कोर्ट ने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सबॉर्डिनेट हैं फंडामेंटल राइट्स के, जो पहले भी कुछ केसेस में बात हुई थी कि जब भी फंडामेंटल राइट और DPSPs की बात होगी तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को सुना जाएगा, देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद DPSPs की बात आएगी। अब यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं उन्हें सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट किया गया टू DPSPs इन आर्टिकल 39B और C। यानी यहाँ बात ये हुई कि अगर आर्टिकल 39B और C के तहत कोई भी लॉ आता है और अगर वहाँ पे आर्टिकल 14 और 19 के साथ वो टकराता है तो यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल 39 को सुना जाएगा, फिर आर्टिकल 14 और 19 को सुना जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है मिनेर्वा मिल्स केस में कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 और 19 में, राइट टू इक्वालिटी और आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हें सबॉर्डिनेट माना जाएगा DPSPs के जब बात आर्टिकल 39 क्लोज B और C की आएगी। अब देखो मिनेर्वा मिल केस है क्या। मिनेर्वा मिल्स एक कपड़ा मिल थी जिस पर सरकार ने कार्रवाई करी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs दोनों ही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और DPSPs दोनों बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो हमने केशव नंदा भारती केस में देखा था। ये बात कही मिनेर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने। DPSP लागू करने के नाम पर फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि तुम बोलो DPSP लागू करने तो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए, नहीं। संविधान में बैलेंस या संतुलन होना ज़रूरी है। ना तो फंडामेंटल राइट्स हटाए जा सकते हैं, ना ही DPSPs को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसलिए 42वें संशोधन का वो हिस्सा जो कहता था कि DPSP पूरी तरह फंडामेंटल राइट्स पर हावी होंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। यहाँ पे हमने ये बात करी कि वो हिस्सा जहाँ पे तुम ये कह रही हो कि DPSPs सुप्रीम हैं फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और साथ में यहाँ ये भी कहा गया कि जो आर्टिकल 39B और 39C है, इन्हें समाजवादी सोच को मजबूत करने के लिए लाया गया है। 39B बोलता है देश की भौतिक संपत्ति और संसाधन ऐसे बंटे होने चाहिए कि पूरे समाज का भला हो और सबको बराबरी से फ़ायदा हो, मतलब कोई भी अमीर वर्ग सारे रिसोर्सेज पर कब्जा ना कर ले। 39C बोलता है आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि धन और उत्पादन के साधनों की एक जगह पर केंद्रित यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो और अमीरी गरीबी की खाई ना बढ़े, मतलब आर्थिक असमानता घटाना है। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि अगर कोई कानून 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाया गया है तो उसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं माना जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जब बात DPSP के आर्टिकल 39B और C की होगी तो यहाँ DPSP सुप्रीम होंगे आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये मिनेर्वा मिल केस में बात हुई है। तो अब मोटे मोटे तौर पे बात ये है कि नॉर्मली फंडामेंटल राइट सुप्रीम हैं DPSPs के कंपैरिजन में, लेकिन अगर बात 39B और C की आएगी तो वहाँ पे DPSP के ये आर्टिकल जो हैं ये सुप्रीम हैं, आर्टिकल 14 और 19 जो फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस बनाने का काम हो रहा है। कोर्ट ने स्ट्रेस किया कि भाई यहाँ पे DPSPs और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। करंट पोजीशन क्या है, देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम हैं
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर डीपीएसपीज इम्प्लीमेंट करने पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की बात होती है तो वो अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन वो ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो सुप्रीम चीज़ है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। अब इसको मैं अच्छे से अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ, अगर मैं पहले ही कर देता ना तो आपको समझ ही नहीं आता, तो इसलिए पहले मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ करी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, ये सब चीज़ें करी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करी, डीपीएसपीज करी, फिर मैं फंडामेंटल राइट्स को कवर करूँगा। जब आप ये सारी वीडियोज़ को देख लोगे तब जाके आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब जाके फिर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो मुद्दा है ये समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले बता दें तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपने वो सब देखी हैं मेरे चैनल पे या कहीं और पे, या वैसे भी अगर आपने पढ़ी हैं, तो फिर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप लेट देख रहे हो तो मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और मैं बहुत ही जल्द इसको कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात जो हुई कि सबसे बड़ा सुप्रीम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे भारत का, संविधान का, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो। अगर ऐसा होता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो डीपीएसपीज हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको आर्किटेक्ट माना जाता है भारत के संविधान का, इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मेजर ध्यानचंद, सुभाष चंद्र बोस, सारों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जो आप देखने का मन करे आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया था कि सोशलिस्ट और नोवल फीचर है ये हमारे भारत के संविधान का। यहाँ पे कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। ये अम्बेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू था, विजन था डीपीएसपी को लेके। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कंटेन करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी बताते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ, कोई एक दूसरे के बड़ा छोटा नहीं है, सुप्रीम वगैरह नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। दोनों के दोनों प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स और आइडियल्स को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, असेंशियल हैं। ये फिलॉसफी है संविधान की। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो डीपीएसपीज हैं वो भी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि डीपीएसपीज जो हैं ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से ये डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो फंडामेंटल राइट नो डाउट देता है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ डीपीएसपीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम वेलफेयर स्टेट में जो सिग्निफिकेंस है उसकी बात करें तो वेलफेयर स्टेट वर्सेस पुलिस स्टेट। अब ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, ना कि पुलिस स्टेट की, जो कि कॉलोनियल ईरा के समय एग्जिस्ट करा। वहाँ पे हर एक चीज़ डंडे के साथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारा काम पुलिस स्टेट नहीं है, हमारा काम वेलफेयर स्टेट है। फिर आता है प्रोग्रेसिव मेजर्स। अब जो हमारे डीपीएसपीज हैं उनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की प्रमोशन, पब्लिक हेल्थ की प्रमोशन, और जो SC STs और बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन और प्रमोशन की बात भी करता है। तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव मेजर है। कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस की बात करें तो हालांकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि तुम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये डीपीएसपी है, इसको लागू नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकते हैं। तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को जब भी उन्होंने लॉज और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है। तो ये इनकरेज करते हैं हमारी गवर्नमेंट्स को कि वो आउटलाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डीपीएसपीज के, उन्हें अचीव करने के लिए काम करे। अब पॉलिटिकल और लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले पॉलिटिकल सैंक्शंस आती हैं।
पार्ट 4 में ऐसी बहुत सी प्रोविजंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा यूज़ की जाती हैं अपने मैनिफेस्टोज़ में, और जो रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं वो इन्हें लीगली इन्फोर्सेबल बनाता है, और ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए भी एक बहुत ही क्रूशल टेस्ट की तरह सर्व करता है। लॉन्ग टर्म विज़न की बात करें तो डीपीएसपीज लॉन्ग टर्म विज़न प्रोवाइड करते हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, और ये गोल्स और आइडियल सेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए समय के साथ उन्हें अचीव करने के लिए, कि ने डीपीएसपीज को। इनके ऊपर आयरिश इन्फ्लुएंस है, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे इंस्पिरेशन ली है हमने डीपीएसपीज की। इसमें सिमिलर प्रिंसिपल्स आते हैं सोशल जस्टिस के, जो कि उनके देश के संविधान में हैं, और इंडिया ने यूनिक सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट जो है उसके साथ इन्हें अडेप्ट किया है। मैंने आपको पहले बताया कि भारत के संविधान में कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है, उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये तो होगी सिग्निफिकेंस की, लेकिन लिमिटेशन भी हैं डीपीएसपीज की, तो चलिए लिमिटेशंस को देखते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ लीगल फोर्स। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, तो इनकी इफ़ेक्टिवनेस को, ये जो एस्पेक्ट है कि भाई ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, सरकार का मन करे तो लागू करें, ना करे तो ना करें, तो ये अंडरमाइन करता है इनकी इफ़ेक्टिवनेस को। और यहाँ पे ये सिर्फ मॉरल एस्पिरेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग प्रिंसिपल नहीं बन पाता है। फिर आता है लैक ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट। डीपीएसपी जो हैं इनको लॉजिकली अरेंज नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी कंसिस्टेंट फिलॉसफी को ये लैक करते हैं, हमें इनमें कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी देखने को नहीं मिलती है। तीसरा आता है कंजर्वेटिव नेचर। सर आइवर जेनिंग्स जो थे, उन्होंने ये कहा था कि जो डायरेक्टिव्स हैं ये सूटेबल हैं मिड 20th सेंचुरी के लिए, लेकिन 21वीं सदी के लिए इनकी जो रिलीवेंस है इसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये 21वीं सदी में भी रिलेवेंट हैं कि नहीं है। मिड 20th सेंचुरी में जो 20वीं शताब्दी थी उसमें ये रिलेवेंट थे, सूटेबल थे, क्या 21वीं सदी में भी ये सूटेबल हैं कि नहीं हैं, ये इनकी सूटेबिलिटी, इनकी रिलेवेंस के ऊपर बहुत बड़ा जो सवाल है वो खड़ा करता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। अब जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट खड़े हो जाते हैं जब स्टेट्स को डायरेक्ट किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और कई बार ऐसे भी हुआ कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो पोटेंशियल बिल होते हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के कि ये डीपीएसपीज या फंडामेंटल राइट्स की कंट्रोवर्सी है, बीच में कोई टकरा रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ टकरा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। अब वनरेबिलिटी टू प्रेशर की बात करें तो क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए जस्टिशिएबल से, तो ये स्टेट को वनरेबल बना देगी, और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, ये उन्हें भी प्रेशर करेगी। ये जो वनरेबिलिटी है ये पोटेंशियली अंडरमाइन करेगी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को जो डीपीएसपीज में लिखे गए हैं अचीव करने के लिए, और जो पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि उन्हीं को बेनिफिट मिले, लेकिन जो ब्रॉडर पॉपुलेशन है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिफरेंट प्रोविजंस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अप्रोच की लैकिंग हमें देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच देखने को नहीं मिलती है जो इनके इम्प्लीमेंटेशन को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता है, और सेलेक्टिव एप्लीकेशंस के लिए ही ये ससेप्टिबल रह जाते हैं, यानी अच्छे से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाती है। कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, डीपीएसपीज जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच, अब इस समय जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है वो ये एम्फेसाइज करती है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए। प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन, कई ऐसे डीपीएसपीज हैं जो लेजिस्लेशन और पॉलिसी इनिशिएटिव्स के तहत इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद से, यानी आज़ादी के समय से आज दिन तक कई ऐसे डीपीएसपीज हैं जो लॉ और पॉलिसी के माध्यम से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। फ्यूचर रोड मैप क्या है? देखिए जो डीपीएसपीज हैं वो आज भी भारत की जो जर्नी है टूवर्ड्स बिकमिंग ट्रूली वेलफेयर स्टेट, उसके लिए आज भी रोड मैप हैं, यानी ये हमें रोड मैप दिखाते हैं कि कैसे भारत एक ट्रूली वेलफेयर स्टेट बनेगा। तो ये थे दोस्तों डीपीएसपी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो हमने नहीं छोड़ा है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी होलिस्टिकली मैंने डीपीएसपी को कवर किया है, और हमने हर टॉपिक ही होलिस्टिकली कवर किया है। बाकी टॉपिक्स अगर देखना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब अगली वीडियो में डीपीएसपी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को मैं लाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अगर आज डलती है तो कल तक हम उस वीडियो को, एमसीक्यू वाली वीडियो को डाल देंगे।
दोनों को देखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी ऐसे ही जीके कंटेंट और जीके टिप्स की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।